साथियों नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक नागवंशी है। मैं महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान मध्य प्रदेश आधारताल जबलपुर में पदस्थ हूँ एज ए फैकल्टी और विगत 15 वर्षों से अधिक का मुझे अनुभव है वहाँ पर। और आइए साथियों, हम जो चर्चा करने वाले हैं आज विषय पर वो है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन क्या है, क्यों है, कार्य शुरू हुआ, किसके लिए हुआ है और इसके उद्देश्य क्या थे, ये सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। और यह जो कार्यक्रम शुरू हुआ इसके पूर्व में क्या क्या बिंदु थे और क्यों इसके पहले क्या क्या कार्य हो रहे थे, फिर कैसे क्रमागत रूप से यह आरंभ होते हुए आगे बढ़ता चला गया, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो यह प्रशिक्षण पहले जानेंगे कि किसके लिए है। यह प्रशिक्षण जो है जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए भी है और जनपद स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी है और साथ ही ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी है। और उसके अतिरिक्त जो लोग भी स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए हैं, स्वच्छाग्राही हैं या एसबीएम कोऑर्डिनेटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये सारे लोग जो इसमें टीम काम कर रही है, ये जितने भी करने वाले लोग हैं वे सभी लोग इस प्रशिक्षण के लिए लाभान्वित हो सकते हैं। यदि वे इसे सुनेंगे समझेंगे तो ज़रूर उनके लिए लाभदायक होगा। तो साथियों, यह प्रशिक्षण को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यह प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, हमारा सर्वप्रथम जानना यह होगा। तो सर्वप्रथम प्रशिक्षण का उद्देश्य जो है, प्रतिभागियों को जो पूर्व में किए गए जो है, प्रतिभागी यह जान सकेंगे कि स्वच्छता के बारे में जो किए गए पूर्व में प्रयास क्या हैं और उन प्रयासों के लिए स्वच्छता के लिए क्या काम किया गया यह जान सकेंगे। स्वच्छ भारत मिशन क्या है, स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा क्या थी, क्यों उसे लाया गया और किसके पहले क्या चल रहा था, और अब जो है उसके विस्तार से समझ सकेंगे कि क्या काम उसमें किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या काम हुए हैं, कैसे यह मिशन रूप लिया है, कैसे स्टार्टिंग में सिर्फ एक कार्यक्रम था, धीरे धीरे करते हुए क्रमागत रूप से यह एक मिशन का रूप ले लिया और आज सफलतम रूप से कार्य कर रहा है। और अगला जो विषय जो आप उद्देश्य सीखेंगे यह है कि बेहतर तरीके से हम काम करने के लिए योग्य बन सकें। जो प्रतिभागी हैं हमारे, वो इस काम को, इस ट्रेनिंग को सीखने के बाद बेहतर ढंग से कार्य कर सकेंगे और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विषय के बारे में जान सकेंगे। यह प्रशिक्षण का कुल उद्देश्य है जो हमारे प्रतिभागी इसको ज्वाइन करेंगे इस सेशन को। तो इसके बाद जो है ये हम जानना चाहेंगे कि स्वच्छता के लिए पूर्व में किए गए प्रयास क्या क्या हैं। उन बिंदुओं पे फोकस पहले करना होगा क्योंकि स्वच्छता तो एक बहुत बड़ा विषय था और स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा रूप लिया हुआ है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। यहाँ पाठ्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 यानी SBMG2 पर आधारित है, जो केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन को अपनाकर ODF प्लस ग्रामों का निर्माण करने पर केंद्रित है। इस प्रशिक्षण में हम मिशन की पृष्ठभूमि से लेकर क्रियान्वयन तक की संपूर्ण यात्रा को 6 मॉड्यूल्स में सीखेंगे। मॉड्यूल 1, SBM की पृष्ठभूमि और विकास यात्रा। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि भारत में स्वच्छता अभियान कैसे विकसित हुए और SBM की शुरुआत किन पूर्व योजनाओं के आधार पर हुई। मॉड्यूल 2, SBMG2 का प्रारंभ, उद्देश्य और लक्ष्य। यहां हम समझेंगे कि SBMG द्वितीय की नींव कैसे रखी गई, इसके उद्देश्य क्या हैं और मिशन किन लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है। मॉड्यूल 3, ODF प्लस की परिभाषा और जांच मानक। इस मॉड्यूल में ODF प्लस ग्राम क्या होता है, उसकी श्रेणियां क्या हैं और ग्राम को ODF प्लस घोषित करने की प्रक्रिया क्या है, यह सब सीखेंगे। मॉड्यूल 4, व्यवहारिक घटक और क्रियान्वयन ढांचा। इस भाग में जानेंगे कि स्वच्छता के लिए किन व्यवहारिक, तकनीकी और ढांचागत उपायों की आवश्यकता होती है। मॉड्यूल 5, ODF प्लस श्रेणियां और निगरानी व्यवस्था। यह मॉड्यूल हमें बताएगा कि ODF प्लस ग्रामों को कैसे श्रेणियों में बांटा जाता है और निगरानी व मूल्यांकन की व्यवस्था कैसी होती है। मॉड्यूल 6, पहलकदमियां और IEC गतिविधियां। अंत में हम जानेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारों ने किस तरह की पहलकदमियां और संवाद आधारित गतिविधियां चलाईं, जिनसे जनभागीदारी को बल मिला। आइए अब पहले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने जो कार्य किए हैं वो एक मिशन के मोड में कार्य करने के पहले किस तरह से, किन बिंदुओं पे, किस चरण से चलते हुए आगे बढ़ा है और कैसे हमें उस तक पहुँचे हैं। क्योंकि हमने ये जो कार्य किया स्वच्छता का, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम कंप्लीट कर पाए हैं, लेकिन इसके पहले में भी शुरुआत में कुछ कार्य हुए हैं।
तो 1954 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। 1954 यानी कि हमारे भारत की आज़ादी के बाद जो पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उस योजना के शुरुआत में ही एक भाग के रूप में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया और बढ़ने के बाद जो है सन 1981 की जनगणना से हमें मालूम पड़ा कि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो है केवल 1% ही है। यानी ग्रामीण जो एरिया में जो लोग रह रहे हैं और अर्बन में भी है स्वच्छता की बात की जानी चाहिए थी, किंतु हमें अभी इस गणना से जानकारी लगी है कि 1981 में कि केवल 1% जो है लोगों पर कवरेज प्राप्त हुआ है। उन्होंने समझाइश दी गई और समझ पाए कि स्वच्छता क्या है। तो यह जानते हुए एक प्रारंभ किया गया 1981 से 90 के बीच में ग्रामीण स्वच्छता पर अधिक जोर दिया गया। और ग्रामीण स्वच्छता पर अधिक जोर देने के बाद जो है इस कार्यक्रम के अगले चरण में हमने यह देखा कि सन 1986 में मुख्य रूप से लोगों को, ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक और प्रयास किया गया, यानी महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो है, ताकि वो अच्छे से अपना जो है स्वच्छता कार्यक्रम में सहयोग कर सकें और उनकी गोपनीयता, महिलाओं की जो गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के लिए उद्देश्य से केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP प्रारंभ किया गया। तो सन 1986 की बात है। यह क्रमागत रूप से 54 के बाद 81 के बाद हमने जो समझा कि स्वच्छता का महत्व क्या है, धीरे धीरे क्रमागत रूप से हमने समझते हुए इसे 1986 में इसे CRSP प्रारंभ किया। तो यह हमारा जो कार्यक्रम चलता रहा स्वच्छता के लिए। और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के उपरांत जो है हमने देखा कि कैसे कैसे स्वच्छता आगे बढ़ेगा। आगे तो हम देखेंगे कि विश्व ने इसे एक नया रूप देते हुए विश्व शौचालय दिवस भी मनाना शुरू किया 19 नवंबर को। तो यह सारी बिंदु जो है इतिहास में दर्ज हैं कि कैसे क्रमागत रूप से हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है। विश्व ने भी इसे समझा और 19 नवंबर को मनाया। आगे हमने जो कार्यक्रम देखे फिर हमारे देश में, भारत देश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के रूप में देखा, यानी कि टोटल सैनिटेशन कैंप TSC के नाम से इसको देखा गया। 1999 में यह प्रारंभ किया गया। 1999 में संपूर्ण स्वच्छ अभियान जो है वो संपूर्ण स्वच्छ अभियान के तहत एक मांग आधारित संचालित दृष्टिकोण से कोशिश की गई स्वच्छता को चलाने की, जिसमें सूचना, शिक्षा और संचार यानी IEC एक्टिविटीज़ जो हैं इसको भी जोड़ा गया। मानव संसाधन विकास HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जो विकास किया जाए, कैसे लोगों के क्षमतावर्धन किया जाए, कैसे जो लोग हैं, ग्रामीण जन है या जनता है, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको शामिल करते हुए कैसे उनकी क्षमतावर्धन किया जाए, क्या स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इस बात पे फोकस किया जाए, यह प्रयास किया गया TSC में। और 99 से यह प्रश्न जो शुरू हुआ कि हमें कैसे दृष्टिकोण बदलना है लोगों का, और इसको दृष्टिकोण को परिवर्तित करने के लिए IEC एक्टिविटी यानी इन्फॉर्मेशन, सूचना, शिक्षा, एजुकेशन और संचार कम्युनिकेशन के माध्यम से हमने लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। इसके लिए सूचना देने के लिए दीवार लेखन और रैली निकालना, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, लोगों को बैठकों में शामिल करना, रैलियों में चर्चाएँ करना और इस तरह से स्वच्छता की जागरूकता करना और लोगों को बताना कि स्वच्छता क्यों आवश्यक है, स्वच्छ बनाने के लिए क्यों आवश्यकताएं बढ़ेंगी, क्योंकि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वे ग्रसित ना हो जाएं। और यदि स्वच्छता नहीं रखेंगे तो किस प्रकार से वर्ष भर उन्हें बीमारियों से उनकी परिवार के लोग जकड़ सकती हैं और बीमारियां कैसे फैलती हैं, कैसे लोगों में स्वच्छता आए, हाथ धोना क्यों आवश्यक है, खाना खाने के पूर्व आवश्यक क्यों है हाथ धोना, किस प्रकार से उसके हाथ धोने की स्टेप्स हैं, और हाथ धोने के अतिरिक्त जो है स्वच्छता को मेंटेन कैसे किया जाए। स्कूलों में इस तरह की जागरूकता का कार्यक्रम बच्चों को सिखाया गया हाथ धोने के लिए, और लोगों को समझाइश दी गई, बताया गया कि किस प्रकार से हम जो है एक नारा लोगों को बीच में शामिल करें। ऐसे लोगों के बीच में विभिन्न प्रकार के नारे हमने दीवारों पर लेखन करके पंचायतों में और हर जगह बनाए, जिससे हमने प्रदर्शन करने की कोशिश की सूचना पटल पर, जिस तरह पब्लिक जागरूक हो सके। और स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता फैलाने का ये प्रोग्राम था 1999 से शुरू किया, उसमें लोग के अंदर एक जागरूकता के साथ साथ एक मांग डेवलप हो, सुविधाओं के प्रति जो है स्वच्छता की सुविधाएं लोगों को मिलें, इस प्रकार की एक मांग डेवलप हो, लोगों को ये लगे कि स्वच्छता हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है और हमें इसे पालन करना चाहिए, और इसके लिए एक मांग डेवलप करने की बातचीत वहाँ पर शुरू होती है। तो इसी के कार्यक्रम को आगे बढ़ने पर हमने देखा कि गरीबी रेखा के जो नीचे रहने वाले लोग हैं, BPL परिवार के लोग हैं, उनकी भी जो उपलब्धियों के सम्मान में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाने की जो बातचीत के लिए प्रोत्साहन दिया गया कि वे स्वयं जो है स्वयं के जो है शौचालय निर्माण करें, व्यक्तिगत शौचालयों को निर्माण करते हुए उसे उपयोग करें और उपयोग करके हाउस होल्ड लेटरिन्स का जो है तैयारी करके निर्माण करने के लिए उनका उपयोग क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और
उनको वित्तीय प्रावधान कैसे दिए जाएं। वित्तीय प्रावधान कहने की कैसे उन्हें उस को बनाने में सहयोग राशि गवर्नमेंट के द्वारा, शासन के द्वारा मिले, और वो कैसे वित्तीय प्रावधानों से, वित्तीय सहायता से अपने इंडिविजुअल लैट्रिन्स स्वयं की बना सके, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों को निर्माण कर सके, जो बीपीएल परिवार के लोगों, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए यह किया गया। और जो लोग इसे यूज़ करने लगें और स्वच्छता के बारे में जब जागरूकता पैदा हो जाए, लोग स्वयं की जो शौचालयों का उपयोग करना शुरू कर दें, तो उन परिवारों को चिन्हित करते हुए पंचायतें उन्हें परिवारों को पहचान करके हमारे यहाँ इतने परिवारों ने बना लिया है और उसके बनाने के बाद यूज़ करना लग गए हैं। इस तरह के चीज़ें होने के बाद, गणना करने के बाद निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है हमें देखा कि हमने प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त जो है पंचायतों को दी। निर्मल ग्राम पुरस्कार की भी घोषणा की गई, जिससे पंचायतें जो है खुले में शौच मुक्त हो सके। बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों की खुले में शौच मुक्त करना था। ये अभियान अगले चरण में आएगा जो आगे हम देख रहे हैं, लेकिन इसकी जो नींव है यहीं रखी गई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बाहर जो है अपने देश में लोटा लेकर सुबह जो है स्वच्छ भारत मिशन के पहले जो हम देख रहे थे कि कैसे खुले में शौच के लिए तैयार हैं और लोग जा रहे हैं, तो उन्हें हमें रोकना, उन्हें समझाइश देना और उन्हें उस तरह से यह समझाना कि यह बहुत नुकसानदायक है उनकी सेहत के लिए। क्योंकि जो ओपन डेफिकेशन यानी खुले में शौच है, उसके करने से जो बाहर की जो गंदगी है वो हमारे जानवरों के पैरों के माध्यम से और मक्खियों के माध्यम से बच्चों के भोजन में, खाद्य पदार्थ में और पानी के साथ घुल जाने पर हमारे परिवारों को बीमारियां उत्पन्न होती हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, डायरिया, दस्त है, उल्टी दस्त है बारिश के टाइम। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो है उस कार्यक्रम के दौरान खुले में शौच मुक्ति के लिए प्रयास किए गए। यह पहला प्रयास था कि खुले में शौच मुक्त करने के लिए किया गया प्रयास कि लोगों में जागरूकता आए, पंचायतें इसके लिए थोड़ा सा सुदृढ़ हों, सशक्त हों, समझें कि लोग भी हमारे यहाँ जो जा रहे हैं वो उन्हें यह आदत छूटनी चाहिए। एक अवधारणा, एक मानसिक परिवर्तन, माइंडसेट परिवर्तन के लिए प्रयास सबसे पहले प्रारंभ यहीं पर होता है, क्योंकि लोग तैयार नहीं थे, मानने नहीं तैयार थे कि हम खुले में शौच मुक्त के लिए बढ़ें और हम स्वच्छता की ओर बढ़ें। उन्हें लगता था कि हाथ धोना तो ऐसे ही पर्याप्त है, पानी से ही हाथ धो लिया, शौच के बाद हाथ धोने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम साबुन का उपयोग करें, है ना। हाथ धोने के लिए कोई स्टेप्स होनी चाहिए, यह उन्हें मतलब मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पूर्व में वे लोग लगभग राख से तो हाथ धो ही लेते थे, लेकिन अपने अंदर किसी और प्रकार के परिवर्तन के लिए वो मानने तैयार नहीं थे। पब्लिक में जो परिवर्तन माइंडसेट का होना चाहिए ओडीएफ के लिए, उस सोच को लाने का प्रयास यहाँ से सबसे पहले 1999 से कोशिश की जा रही थी, क्योंकि लोग जो बाहर में खुले में शौच कर रहे हैं उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ सेवन केवल उन्हीं को नहीं हो रही और भी लोगों को हो रही है। तो जो जल जनित रोग हैं और इस तरह से लोगों के जो बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा है, गरीब परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, यदि वो बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जो आमदनी उन्हें किसी तरह से मेहनत करके एकत्रित की है, उस आमदनी को वो अपनी बीमारियों में खर्च कर ले रहे हैं। और बीमारियों में खर्च कर लेने के उपरांत उनके पास खुद के लिए, किसी परिवार को अच्छी तरह से चलाने के लिए, भरण पोषण के लिए पैसे की आवश्यकता ज़्यादा होती है और बीमारियों में खर्च अधिक हो जाता है। कई बार बीमार में लोग ज़्यादा हो जाते हैं, सही समय पर दूरी होने के कारण हॉस्पिटल तक ठीक समय पर उचित दवाइयाँ नहीं मिल पाना या उचित चिकित्सा नहीं मिल पाना, इस वजह से लोगों की मृत्यु भी हो जाती। तो इस प्रकार की जब आंकड़े सामने आने लगे तो हमें और जनता को जागरूक करने का यह प्रयास करते हुए शासन को लगा कि ये खुले में शौच मुक्ति के लिए का अभियान भी चलाना होगा। तो वर्ष 2011 की जनगणना में यह मालूम पड़ रहा है कि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो है, यानी निजी शौचालय वाले परिवार कितने हैं, और उसका कवरेज में केवल 33% था। केवल 33% लोग ही हैं जो शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। तो 2011 की गणना से हमको ये जब जानकारी लगने लगी तो हमको यानी शासन को लगा कि एक और प्रयास आगे कुछ किया जाए। क्रमागत प्रयास करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं इसके जो प्रयासों में अगले चरण में कि निर्मल भारत अभियान नाम की एक नई योजना का प्रारंभ किया गया स्वच्छता के लिए, NBA नाम से, और वर्ष 1/4/2012 से इसे प्रारंभ किया गया। निर्मल भारत अभियान क्रमागत रूप से TSC के बाद ही आता है और लोगों में फिर एक प्रयास करने की कोशिश होती है कि किस तरह से एक नए रूप में लोगों को यह समझाइश दिया जाए कि कैसे वे स्वच्छता की ओर बढ़ें, और स्वच्छता उनको स्वयं सीखना होगा कैसे माइंडसेट परिवर्तन करना है। ये बातचीतें आगे आईं। तो निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेज़ी लाना था। इसके लिए क्या किया गया? इसके तहत निर्मल ग्राम पंचायतों के निर्माण की
की कोशिश की गई और पूरे समुदाय को कवर करने की कोशिश करी। पूरा जो समुदाय है ग्रामीण क्षेत्र का, उन सभी को कवर करने की परिकल्पना की गई और उसी के साथ व्यक्तिगत परिवारों को भी प्रोत्साहन बढ़ाए जाने की कोशिश की गई। व्यक्तिगत परिवार जो यानी कोई व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करे और उसे उपयोग भी करे, निर्माण केवल निर्माण ना करे, ऐसा ना हो कि निर्माण करे उसमें कुछ भी दूसरा अन्य सामग्री भर ले, उसका उपयोग भी करे। इस प्रकार से NBA की जो है बातचीत की गई। हम यह देखते हैं कि शुरुआत में तो इतना सब प्रयास करने के बाद निर्मल भारत अभियान TSC इतने प्रकार के 1954 से भी प्रारंभ करने के बाद 1981 1990 से हमने जो प्रयास किए और 1986 के बाद हमने जब देखा और TSC भी हम लेकर आए और TSC के बाद जब हमने क्रमागत रूप से NBA भी किया, लेकिन फिर भी जो है लोगों में परिवर्तन नहीं दिख रहा था। लोग रोड के रोड साइड में कहीं भी कचरा, पन्नी का रैपर, कहीं भी गंदगियाँ फैला रहे थे और लोगों को रोड के किनारे कचरा मिल रहा था और लोग जहाँ भी खाली प्लॉट देखते थे कॉलोनीज़ में, वहाँ पर भी जाकर लोग कचरा फेंक रहे थे। खाली जगहों पर बहुत कचरे का अंबार लग रहा था, ढेर लग रहा था। इस प्रकार से धीरे धीरे देखा गया कि शहर में या रोड में या शहर से कहीं भी हाईवे में कहीं निकलने पर हमें कचरे का अंबार दिखता था। आगे हमने देखा कि कहीं भी इस कचरे का निपटान ठीक तरह से नहीं हो रहा था। तो ठीक तरह से कचरे का व्यवस्थित रूप से निपटान हो, कचरे का ठीक निपटान करने की एक पूरी सुरक्षित प्रणाली निर्मित किया जाना था। और इस पूरे प्रयासों के बाद भी जो है देश में स्वच्छ भारत मिशन की आवश्यकता को एक मिशन मोड में किया जाने की आवश्यकता को महसूस किया गया, क्योंकि हमने देखा कि जानवर भी जो है पॉलीथीन के अंदर कचरा लपेट के लोग फेंक रहे हैं, जानवर भी उसे खा रहे हैं और बीमार होकर दम तोड़ रहे हैं। तो गाय को, कहीं भैंस को, किसी भी जानवर को हमने देखा कि कचरे में से अपना भोजन तलाशते हुए और उनकी भी जान जा रही थी। इस प्रकार से कचरा हर जगह ढेर के रूप में एकत्रित हो रहा था और ग्रामीण ही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी इस प्रकार की चीज़ों को देखा जा रहा था। तो स्वच्छता एक बहुत बड़ा मतलब डिमांड था लोगों में। एक महसूस होने लगा कि एक जागरूकता हो गई कि हाँ, स्वच्छता हमारे लिए एक बहुत आवश्यक कदम है जिसे हमें पूर्ण करना होगा। तो इस बात को समझते हुए हमारे देश में एक स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत बनाने के लिए एक मिशन मोड पर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिस मिशन के रूप में उसे लिया गया, जिससे हमारे देश को एक स्वच्छता के लिए एक संकल्प के रूप में कार्य कर सकें। तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए गांधी जी के चश्मे से हमने यह देखा कि इसमें से एक तरफ उसका एक लोगो बनाया और उसमें एक स्वच्छ और एक तरफ भारत लिखा हुआ और उसका एक लोगो भी था, एक कदम स्वच्छता की ओर। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि भारत में स्वच्छता से जुड़े प्रयास दशकों से चलते आ रहे हैं और SBM एक संगठित जन आंदोलन के रूप में उभरा। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। स्वच्छ भारत मिशन जो है उसको प्रारंभ किया जाए, तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन को कार्यक्रम को प्रारंभ किया, शुभारंभ किया इसका, और गांधी जी के ही याद में इस तरह की कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, जिसका प्राथमिक लक्ष्य था क्लीन इंडिया। हमारे देश को स्वच्छ बनाना था ताकि पूरे विश्व में हमारे देश की एक अलग ही छवि बने, हम लोग मजबूत देश की तरफ बढ़ें और हमारा क्लीन इंडिया दिखाई दे सभी को कि हम बहुत स्वच्छता से हमारा देश हर तरफ साफ सफाई मेंटेन कर रहे हैं हर एक व्यक्ति के द्वारा। तो इसके लिए 2 उप मिशन भी शामिल किए गए। 2 उप मिशन क्या क्या थे? पहला मिशन जो था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय विभाग के द्वारा संचालित किया गया, और दूसरा जो था स्वच्छ भारत मिशन शहरी, जो कि आवास एवं शहरी मंत्रालय विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार से ये दोनों ही जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग उप मिशन के रूप में ध्यान देते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए इसे प्रारंभ किया गया। शहर के क्षेत्र में नगर निगम ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहरी क्षेत्र में फिर कचरे के निपटान के लिए घर घर कचरा गाड़ी का स्टार्ट किया गया। कचरा गाड़ी घर में लोगों की पहुंच रही थी, एक गाना भी उसमें चल रहा था, ले लिया है वादा हमने। इस प्रकार से गाने का भी उसमें शुभारंभ किया गया और उस प्रकार से शहरी क्षेत्र में कचरा एकत्रित करने के बाद उसे सुरक्षित निपटान के लिए एक ऐसे एरिया में ले जाया गया जहाँ पर जाके गाड़ियों से पूरे शहर के कचरे को हम गीले और सूखे कचरे को अलग करते हुए और उसका अलग अलग करने के बाद, पृथक्करण करने के बाद उसे इस ऐसे मशीन में डालें जिससे कि उसको सुरक्षित निपटान कर सकें। तो ये सारी प्रक्रियाएँ और एक मशीन लगाने का काम शहरी क्षेत्र में किया जाना लगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ नए प्रकार के प्रयोग किए जाने लगे। तो ग्रामीण स्वच्छता कवरेज लेकिन 2014 में कितना था? 39% था। जो हमने 2011 में 33% देखा था, वह 39% तक पहुंचा था। तो इस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन की नींव रखी गई और यह कोशिश की गई कि एक मिशन मोड में हम इस कार्यक्रम को रखें और चलाएं और लोगों में स्वच्छता
की एक अलख जगाएं, क्योंकि स्वच्छता एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हम जहाँ रह रहे हैं अगर वहाँ आसपास स्वच्छता नहीं रही तो हम भी स्वयं बीमार हो सकते हैं, है ना। इस स्वच्छ भारत मिशन का क्या उद्देश्य था, इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का क्या उद्देश्य था, यह भी हम जानेंगे साथियों। आइए कि यह उद्देश्य जिसके तहत इसे बनाया गया, उसके लिए 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी की उनके 150वीं जयंती की श्रद्धांजलि के रूप में खुले में शौच प्रथा से मुक्ति पाकर स्वच्छ भारत बनाना था। यह प्रयास था कि उसको एक महात्मा गांधी जी की जो 2019 में 150वीं जयंती होगी उस तारीख तक जो है हम इसे पूर्ण कर लेंगे और उसको श्रद्धांजलि के रूप में मनाएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना और ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्ति की ओर अग्रसर करना, उसे खुले में शौच मुक्त बनाना, ये मुख्य उद्देश्य था। इस प्रमुख उद्देश्य के साथ जो है इस मिशन को प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, और 2014 से हमने इसे प्रारंभ करने के बाद आगे इस मिशन मोड में इसको कार्यक्रम शुरू कर लिए गए। मिशन मोड के तहत क्या किया गया कि लोगों को सुबह पंचायतों में जो अधिकारी कर्मचारी जो थे, जिले के थे, जनपद के थे, एक मिशन मोड में इसे कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। सुबह जो है लोगों को टीम बनाकर 4 बजे से 5 बजे से ले जाएगा और लोगों को सीटी बजाकर लोगों को जो सुबह देखा गया कि खुले में शौच कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करते हुए उन्हें वहाँ से भगाने का प्रयास किया गया और उन्हें समझाइश दी गई। शुरू में कई दिनों तक समझाइश भी दी गई, उसके बाद यह टीम के रूप में कार्य करने का प्रयास किया गया। सुबह 6, 7, 5 बजे से उठने के बाद टीम ने कार्य किया और धीरे धीरे देखने में आया कि हर एक ज़िले ने यह कार्य शुरू करते जो है खुले में शौच को मुक्त करने का अपने संकल्प पूर्ण कर लिया। तो लक्ष्य प्राप्त कब हुआ? वर्ष 2014 के बाद 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। तो पूरे देश में जो है इस प्रकार से तैयार कर लिए गए व्यक्तिगत शौचालय, और उसकी वजह से 2019 तक देश के 36 राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपने आप को स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर लिया, यानी कि ODF घोषित कर लिया। इस प्रकार से हमने जो है 2019 तक जो लक्ष्य रखा था गांधी जी की श्रद्धांजलि देने के लिए, वह हमने हासिल कर लिया। तो साथियों, इस प्रकार से जो लक्ष्य था कि हम गांधी जी के 150वीं जयंती पूर्ण होने पर 12 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने का था, वो हमने पूर्ण कर लिया, और 2 अक्टूबर 2019 तक। तो इस प्रकार से जो कि हमने लक्ष्य था हमने प्राप्त किया। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का हम एक परिचय और थोड़ा सा संक्षिप्त में देंगे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के उद्देश्य क्या हैं। तो इसके लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बातचीत की गई। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी साथियों कि कैसे होगा, जो भी गाँव में कचरा निकल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में निकल रहा है, ठोस कचरा जो है उसके अवशेषों को कैसे सुरक्षित निपटान किया जाए, और तरल अपशिष्ट जो है घरों से निकलने वाला गंदा जल है, जो नहाने के उपरांत निकलने वाला गंदा पानी है, जो टॉयलेट से निकलने वाला ग्रे वाटर है, जो लैट्रिन से निकलने वाला, नहाने के बाद निकलने वाला गंदा पानी है, उन सारे गंदे पानियों का सुरक्षित निपटान कैसे हो। स्वच्छता का व्यवहार चारों तरफ लोग अपनाएं। स्वच्छता का व्यवहार, लोग कचरे को बाहर ना फेंकें, कहीं भी गंदगी में ना फेंकें, उसे डस्टबिन में ही डालें। डस्टबिन में एकत्रित करने के बाद, कचरे के डब्बे में डालने के बाद सुरक्षित निपटान करें। यदि कचरे निस्तारण के लिए कोई वाहन का है और उसको लेकर जाने के लिए कोई गाड़ी आ रही है, उसमें ही उसे भेजें और उसे सही जगह पर, उसके इंसिनरेटर तक जहाँ पर उसे निपटान करके परिवर्तित किया जा सके, स्वच्छ ऊर्जा में या किसी चीज़ में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रकार से उसे किया जाए। यह स्वच्छता का व्यवहार लोग अपनाएं और दृश्य सफाई हो, चारों ओर देखने पर हमें दिखाई दे कि सफाई चारों ओर दिख रही है, और किसी भी तरह गंदगी के लिए कचरा ना हो, कचरा ना लोग फैलाएं। इस तरह से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को करते हुए जो अभी हमारे घरों से निकलने वाला कचरा है, जो बाहर हमें कूड़ा करकट दिख रहा है ना, उन सारे कचरों को हम किस प्रकार से, किस टेक्निकल तरीक़ों से करेंगे, यह सारे उद्देश्य के साथ इस स्वच्छ भारत मिशन 2 के जो उद्देश्य को हमने समझा, कैसे ये आगे बढ़ रहा है। और इसका उद्देश्य भी हम समझ रहे हैं कि गाँव को खुले में शौच के मुक्त की स्थिति को बनाए रखना था। गांव यदि है तो उसमें खुले में शौच मुक्ति के लिए हम क्या प्रयास करें। जो लोग कर लिए हैं, जो उन्होंने घोषित कर लिया है खुले में शौच मुक्त हमारे राज्यों ने और 36 केंद्र शासित प्रदेशों ने, उनके बाद उसकी स्थिति को कैसे मेंटेन किया जाए। लोग अपने अंदर की जो व्यवहार है उसे परिवर्तित करके वापस वही शुरू ना करें जो चला रहे हैं, जो सीख लिया है, नया माइंडसेट यानी व्यवहार परिवर्तन कर लिया है, उसको फॉलो करते हुए खुले में शौच मुक्त वापस बनाए रखें, उसे वापस शुरू ना करें बाहर जाना। तो इस काम को करें और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से कैसे हम साफ सफाई को मेंटेन करें, दृश्य सफाई के स्तर में सुधार लाकर ODF+ गांव बनाने के
लिए हमारा अब आगे और प्रयास था। ODF के बाद हमने कोशिश की कि ODF प्लस कैसे बनेगा, क्योंकि ये अगला चरण है। ODF प्लस हमें बनाना है, तो अब इसे मेंटेन कैसे किया जाएगा, कैसे इसे परिवर्तित किया जाएगा, ये कुछ मुद्दे थे। अब हम कुछ और यह बात करेंगे कि इस अभियान की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे। ये जो हमारा मिशन मोड में, एक तो पहले इसको लेकर आना, स्वच्छता को हमारे देश में एक संकल्प के साथ और एक मिशन मोड में कार्य करना, लेकिन इसके पीछे क्या कार्य कर रहा था, क्या वजह थी, इस अभियान की सफलता के कारण को भी हम समझेंगे। इसके पीछे 4P मॉडल ने काम किया, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप। पहला P जो है पॉलिटिकल, यानी राजनीतिक नेतृत्व हमने देखा, कैसे राजनीतिक लोगों ने भी, हमारे सभी नेताओं ने और सभी तरफ लोगों ने हमारा साथ दिया। दूसरा सार्वजनिक वित्त पोषण, यानी पब्लिक फाइनेंसिंग के रूप में हमारा पब्लिक का कैसे मदद मिला, लोगों ने कैसे सहयोग किया, इसको अपने खुद के लिए, इसको स्वच्छता को अपनाते हुए समझा कि हमारा खुद के लिए किया गया भगीरथी प्रयास है, मेहनत बहुत हमारे लिए स्वयं के लिए है, तो ये पब्लिक का भी सपोर्ट मिला। तीसरा पार्टनरशिप, लोगों का जो था इसमें सहयोग, सारी तरफ से पार्टनरशिप सारी तरह से मिला, और जन भागीदारी में भी लोगों ने आगे बढ़ के काम किया है। लोगों ने स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से जो है आगे बढ़ के समझा कि हमारे देश को स्वच्छ बनाना है, और जो भी दे सकते हैं, श्रमदान दे सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं, लोगों को जागरूक करने में, समझाने में, समझने पर लोगों को समझाने में प्रयत्न करना है। खुद समझने के बाद जो है अपने परिवार को समझाना है, उनके व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए उन्हें मनाना है, समझाइश देना है। ये सारी कोशिश जो है इस 4P मॉडल के द्वारा की गई। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि मिशन मोड में लाने के बाद ये 4P मॉडल ने काम किया, जो अभियान की सफलता का कारण था। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि SBMG द्वितीय का उद्देश्य केवल ढांचागत निर्माण नहीं, बल्कि सतत स्वच्छता और ODF प्लस लक्ष्य को पाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। ODF प्लस क्या है? अब ODF प्लस गांव किसे कहेंगे? ODF प्लस गांव वही होगा जहां पर लोग सुरक्षित निपटान कचरे का कर रहे हों, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हो रहा हो, और हमारे गांधी जी के चश्मे से जो हमने ये देखा, एक तरफ स्वच्छ, एक तरफ भारत, और एक कदम स्वच्छता की ओर, ये जो हमारा नारा था उसको हम बनाए रखते हुए, उस नारे को लेते हुए, ODF को मेंटेन करते हुए ODF प्लस की ओर बढ़ जाएं। ODF प्लस गांव क्या होगा? जो हर तरफ स्वच्छता हमें दिखाई दे, दृश्य में हम जब कभी भी किसी भी तरह किसी भी ओर देखें तो हमें स्वच्छता ही स्वच्छता नज़र आए। यदि लैट्रिन्स बनाई जाए तो 2 गड्ढे वाली जो है उसे तैयार किया जाए, सिंगल गड्ढे या सिंगल पिट वाली नहीं हो, और जो कचरा एकत्रित हो रहा हो उसे हम सुरक्षित निपटान कर रहे हों, और जहाँ पर हैंडपम्प हो वहाँ पर सोखते गड्ढे हों, वहाँ पर पानी ना भर रहा हो, वहीं नहाने का पानी वो उस प्रकार से ना हो निकल रहा हो कि वो वहाँ कीचड़ उत्पन्न कर रहा है, या वहाँ मक्खी मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, वहीं गंदगी फैल रही है। कुआं है, वहीं पे भी ऐसे ही नहाने के बाद गंदा पानी कुएं में ही तो नहीं चले जा रहा है, वहीं से लोग पीने का पानी भर रहे हैं, वहीं गंदगी उसी में वापस जा रही है। इस प्रकार का ना हो, हर जगह सुरक्षित माहौल हो और स्वच्छता का वातावरण हो, यह ODF प्लस की कोशिश थी। और स्वच्छ वातावरण में लोग जिएँ, स्वच्छता की ओर बढ़ें, तो एक कदम स्वच्छता की ओर, यह हमारा प्रयास। और दृष्टिगत रूप से स्वच्छ ग्राम ऐसा ग्राम हो जो कि ODF स्थिति को बनाए रखते हो, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था करता हो। ODF वही जो ग्राम है ऐसा कर रहा है, वह ODF प्लस ग्राम कहलाता है। तो ODF प्लस गाँव घोषित करने के लिए एक सूची भी होती है। वो क्या सूची थी, वह भी हम चर्चा करेंगे कि सभी गाँव में जो सभी घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं, लोग रह रहे हैं, निवासी हैं, परिवार हैं, उनके घरों में क्रियाशील शौचालयों की सुविधा हो। क्रियाशील कह रहा हूँ, क्रियाशील यानी वह उपयोग में हो रहा हो, और उस शौचालय की सुविधा उनके घर में हो, उपलब्ध हो, और उसे वो यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हों। 100 से अधिक घरों वाले गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसर हो। ऐसे परिवार पंचायतें जहां 100 से अधिक घर हैं, वहां पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर भी निर्मित किए गए हों, जहां पर लोग सार्वजनिक रूप से उसे स्वच्छ रख रहे हों और मेंटेन करके उपयोग भी कर रहे हों। ऐसा ही नहीं, शौचालय यूज़ करने के बाद उसे पानी नहीं डाल रहे, यूज़ करने के बाद उसे स्वच्छ मेंटेन भी कर रहे हैं, पानी भी डाल रहे हों। ऐसी आदत लोगों में हो। गांव के सभी आंगनवाड़ी, स्कूलों, पंचायतों, भवन, घरों के क्रियाशील शौचालयों की सुविधा उपलब्ध हो, जिनमें पुरुष एवं महिला के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्थाएं हों। अब साथियों, क्या होता है कि शौचालय तो ग्रामीण क्षेत्र में, स्कूल, आंगनवाड़ी में बन जाते हैं, लेकिन स्कूल में ड्रॉप आउट क्यों होता है? स्कूल में जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल में क्यों नहीं आ रही हैं? ये हमें जानने का प्रयास करना होता है कि क्यों जो है स्कूल में बच्चियों का नहीं आने का कारण क्या है ड्रॉप आउट्स का। क्योंकि उन्हें उचित
शौचालय व्यवस्था नहीं मिलेगी। यदि वो 10 बजे से स्कूल हों और 5 बजे तक लगातार स्कूल में 5-6 घंटे हों, तो क्या उन्हें उचित शौचालय की व्यवस्था मिल रही है? यदि है तो क्या उसमें ताला तो नहीं लगा हुआ है? और यदि ताला लगा हुआ है नहीं है तो क्या उसमें साफ़ सफाई मेंटेन हो रही है, जिससे उसमें कोई गंदगी तो नहीं है, जिससे कोई पानी तो डल रहा है, साफ़ सफाई मेंटेन हो रही है, साफ़ सफाई का वातावरण उस पूरे शौचालय और उस पूरे परिसर में जहाँ वो है स्कूल वहाँ पर है बना हुआ है, तो क्या उससे वो उपयोग करने में उन्हें कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? और यदि यह नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो है बालिकाएँ स्कूल में ज़रूर आएंगी और उनका स्कूल ड्रॉप आउट कम होगा, उनका रिज़ल्ट सुधरेगा, परसेंटेज स्कूल के क्लास के परसेंटेज भी सुधरेंगे। और यदि वहाँ कोई केयर टेकर हैं, देखने वाले लोग हैं, आंगनबाड़ी में जहाँ शौचालय है वहाँ उसकी स्वच्छता का ध्यान रखने वाले लोग नहीं हैं, तो रखने के लिए लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए। और कोशिश यह भी किया जाना चाहिए कि जो शौचालय बने हैं वो महिलाओं के यानी बालिकाओं के शौचालय अलग तरफ बने और बालकों के शौचालय थोड़ी दूरी पर अलग बने, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है वह शौचालय उपयोग करने जा रही हैं और वहाँ पर उसको उपयोग करने में उन्हें कोई कमेंट्स कर रहे हैं जिन्हें वो सुनकर वहाँ शौचालय में जा नहीं पा रहे हैं उपयोग करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है अपने सैनिटरी पैड्स का सही उचित निस्तारण करने के लिए मशीन नहीं लगाई गई है? क्या वो ऊंचाई पर लगी है, वहाँ जहाँ पर मशीन लगी है वहाँ नीचे पानी भरा रहता है, करंट का डर है, इसलिए उस इंसिनरेटर का उपयोग नहीं कर पा रही हैं, उस मशीन का वो सुरक्षित निपटान करने के लिए बालिकाएँ उपयोग नहीं कर पा रही हैं। और यदि वह इंसिनरेटर कहीं छोटे बच्चे उसे कैसे उपयोग करें, जो उसकी हाइट कम है यानी वो उन बालिकाओं के लिए कैसे वो उपयोग कर सकेंगी? और यदि वो सही उचित ऊंचाई पे भी है तो क्या वो ठीक तरह से उपयोग करने योग्य मशीन चालू भी है कि नहीं, लगी है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए अगर उपयोग सुविधाएं हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो ये जब चीज़ें होंगी तो स्कूल में ड्रॉप आउट्स कम होंगी। जो हमारे PAY इंडेक्स हैं, जो हमारे पंचायतों के जो कार्य करने की जो शैली है वो हमें इंडेक्स में दिखाई देगी। जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जो सतत विकास के लक्ष्यों के इंडिकेटर्स भी हैं, तो उन इंडिकेटर्स को भी हम पूरा करते जाएंगे। और यदि यह पंचायतें अपना काम करने लगेंगी तो ज़रूर निश्चित रूप से साथियों ODF प्लस का कार्य जो है पंचायत में हमने कर ही लिया है, ODF यानी खुले में शौच मुक्त कर लिया है। तो इस तरह से सुरक्षित निपटान की व्यवस्थाएं भी हमने डेवलप कर ली हैं और बालिकाओं को अच्छा माहौल मिलेगा तो ज़रूर वे स्कूल ड्रॉप आउट में कमी होगी। और अगर आंगनवाड़ी में भी हम देखें जहाँ स्कूल है तो उसके अतिरिक्त और दूसरे विभिन्न कार्यालय हैं, पंचायत भवन है, वहाँ पर भी ऐसे ही अच्छे साफ़ स्वच्छ शौचालय निर्मित किए गए हैं। तो क्या उन्हें किसी भी ग्रामीण जन को वहाँ पर उसे उपयोग करने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? ठीक तरह से उस शौचालय का निर्माण रखरखाव हो रहा है, पानी ठीक तरह से वहाँ उपलब्ध है। शौचालय के उपरांत वहाँ हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन है, वहाँ साफ़ सफाई के लिए हाथ के लिए कोई वहाँ हाथ धोने के लिए व्यवस्थाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ आवश्यक रूप से देखनी पड़ेगी, है ना। और जब ये पृथक शौचालयों की व्यवस्था है तो उसे उपयोग भी लोग कर रहे हैं और जो बालक या बालिकाएँ या निवासी हैं वे अच्छे तरह से उपयोग करते हैं तो ज़रूर उन्हें भी अच्छा माहौल मिलेगा। यह सारी चीज़ें ODF प्लस गाँव में भी देखने योग्य हैं। और गांव के सभी सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम कचरा हो, न्यूनतम अपशिष्ट जल जमाव हो। जो भी कचरा दिख रहा है वो हमें कहीं दिखाई ना दे। यदि कहीं जल है, कहीं रुक रहा है, पानी की निकासी शौचालय के समीप है, कहीं टंकी ओवरफ्लो होकर नीचे बह रही है, भर रही है, तो उसका ठीक उचित निपटान हो। ओवरफ्लो यदि है तो उसमें कोई वाल्व लगे, ओवरफ्लो ना हो। और यदि फिर भी हो रहा है तो उसका पानी कहीं से ओवरफ्लो जाकर टंकी का जो स्वच्छ जल है वो पानी, यदि ऐसी व्यवस्था हो कि पौधों के लिए वो पानी उपयोगी रूप से पौधों को सींचने के लिए उपयोग हो जाए। और सुरक्षित पेयजल हो, पेयजल जहाँ व्यवस्था हो वहाँ से नालियों का पानी और ऐसा गंदा दूषित जल ना निकलता हो, ना वहाँ उनसे मिलता हो, नहीं तो लोगों को बीमारी होगी, पीने के लिए पानी स्वच्छ जल नहीं मिलेगा। स्वच्छ पेयजल भी मिले। और जो अपशिष्ट जो है कहीं ऐसे हवा से या रोज़ साफ़ सफाई हो, रोज़ झाड़ू लगे, तो ऐसे पंचायत भवन में, आंगनबाड़ी, स्कूलों में और लोगों के घर के आसपास भी, रोड में भी स्वच्छता मेंटेन रहे तो लोगों को कचरे के ढेर नहीं मिले। प्लास्टिक का जो कचरा है वो उस पर बैन लगाया जाए, उसे रोका जाए कि लोग प्लास्टिक उपयोग ना करें। रीयूज़, रिसाइकल और रिफ्यूज़ वाली जो बातें हैं 4R की, वह भी उपयोग करें। प्लास्टिक का जो कचरा है उसमें पुनर्उपयोग करने वाली चीज़ें प्लास्टिक की जगह, जैसे पहले हम कपड़े की थैली का उपयोग, कागज़ के पोड़े का उपयोग करते थे, वही हम दुकानों में और सब्ज़ी लेने के लिए किया जाए, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। और पन्नियों का जो कहीं भी उड़कर नालियों में चोक कर देती हैं, रास्ता बंद कर देती हैं, बारिश में फिर नाले चोक हो जाते हैं। नालियों में फिर चोक हो जाने के कारण जो है शहरों में भी देखा गया है कि नालों में बाढ़ के टाइम जो है पानी नहीं निकल रहा है, क्योंकि इतना गंदगी जम गई है। सिर्फ कुछ जो है पन्नी और दूषित वातावरण जो है पूरा नालियों में बहा देने से होता है।
तो इस सब कचरे का जो है कहीं नालों में ना बहाया जाए और सब पन्नी प्लास्टिक को कभी उपयोग ना किया जाए, यह कोशिश की जाए। तो न्यूनतम उपयोग हो, रीयूज़ करने वाली चीज़ों का हो, रिसाइकिल करने वाली चीज़ों का उपयोग किया जाए और रिफ्यूज़ करने की बातचीत हो कि पन्नी जैसे अपशिष्ट जो कहीं जो ख़त्म ना होने वाले हैं उनको ना उपयोग किया जाए, रिफ्यूज़ किया जाए। यह जागरूकता लोगों में फैले और लोग इसे अपनाएं। ये कुछ बातें जो हमने ODF प्लस घोषित करने के लिए की जा रही हैं, जिसमें से कम अगला बिंदु जो है कम से कम 80% घरों और आंगनवाड़ी, स्कूलों, पंचायत भवनों में बायोडिग्रेडेबल कचरे और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन की व्यवस्था हो। यह कोशिश की जाए कि ऐसा कचरा जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी उसे कन्वर्ट किया जा सकता है खाद बनाने में, या उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे किया जाना चाहिए। कभी भी प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे वायु प्रदूषण होगा और लोगों को खतरनाक गैसों का उत्सर्जन होगा और वो गैसें हमारे फेफड़े में जम के लोगों को बीमार भी करती हैं, ओजोन लेयर को भी दूषित करती हैं, प्रदूषित करती हैं। तो हमारे वातावरण को प्रदूषित करने से बचाने के लिए जलाने की बजाय उसे सुरक्षित निपटान की ओर बढ़ना होगा। जो बायोडिग्रेडेबल है उसे कैसे कचरे से हम खाद बनाएं, कैसे कंचन में प्रयोग करें, कचरे से कंचन बनाने की बातचीत की जानी चाहिए। तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जो घर से निकलने वाला पानी है उसको कैसे अलग अलग चरणों में साफ़ सफाई करते हुए, कैसे उसके अलग अलग बिंदुओं से हम उसे गुजारते हुए उसे स्वच्छ जल बनाते हुए पौधों की नर्सरी में उसे जो हम चाहें तो उसे सिंचाई के लिए उपयोग कर सकें। ऐसे तरल अपशिष्ट का जो है प्रबंधन किया जाना चाहिए, ग्रे वाटर का, है ना। तो फीकल स्लज जो है, बिल्कुल जो टॉयलेट से या लेटरिन से निकलने वाला जो मल युक्त कीचड़ वाला पानी है उसे साफ़ सफाई करने की उचित व्यवस्था निपटान किया जाना चाहिए। ये 2 फीट वाला जो गड्ढा है उसे उपयोग करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए कि एक गड्ढा भर जाएगा तो उसे अगले बंद कर दिया जाए, दूसरे गड्ढे का उपयोग शुरू कर दिया जाए और उस एक गड्ढे का जो है जो मल वो है कन्वर्ट हो जाएगा खाद में 1 साल बाद, तो उसे खोलकर और उसे फिर लोग अपने खेतों में हर जगह कहीं पे भी पेड़ पौधों के लिए खाद का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे नाले बनाए जाने चाहिए जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, जो पत्तियों का कचरा है, गोबर का खाद है, उससे हम जो है बना सकें, अपना खाद का निर्माण कर सकें, नाड़े में कचरे को एकत्रित करके सही निस्तार करके। सबसे प्रथम लेकिन कार्य है, सबसे प्रथम बात जो लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि उस कचरे का पृथक्करण घर से ही हो। यह सीख भी देना बहुत आवश्यक है। यदि हम घर से ही सुरक्षित निपटान की बात लोगों में जगाएंगे और उन्हें कहेंगे कि जो कचरा वो दे रहे हैं या कहीं भी पहुंच रहा है, यदि घर से ही उसका पृथक्करण के दें, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग और बायोडिग्रेडेबल कचरा अलग दें, और ख़तरनाक अपशिष्ट जो हैं जैविक, जो हमें खतरनाक बीमारियों से ग्रसित कर सकते हैं, ऐसे वाले जो मेडिसिनल के जो इन सुई हैं, मेडिसिन जो हॉस्पिटल्स में निकलने वाला कचरा है, खतरनाक अपशिष्ट है, जो कोविड के टाइम पे हमने देखा था, हमें सुरक्षित निपटान करना हो रहा था। और जो सैनिटरी पैड वाला जो कचरा है उसको हम सुरक्षित तरीके से निपटान करने की बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारी बातचीत जो है ODF प्लस के लिए है। गांव में प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण और एकत्रीकरण की प्रणाली भी उपलब्ध की जाए, कैसे उसे अलग अलग किया जाए, और जो है प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल न्यूनतम किया जाए, नहीं किया जाए उसे हतोत्साहित किया जाए कि जो लोग भी इसे यूज़ करें उसे हतोत्साहित किया जाए कि प्लास्टिक कचरे में तुम कैसे उपयोग कर रहे हो। इस तरह का वातावरण ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में भी यह वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे फिर एकत्रित करने के बाद उसे सुरक्षित निपटान के लिए पृथक्करण बहुत आवश्यक बिंदु है। गांव में निम्नलिखित प्रत्येक थीम्स पर दीवार चित्रकारी, इश्तहार, IC एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमें करना होगा, और इसकी वजह से कम 5 ODF प्लस IC संदेश प्रमुखता से लिखने चाहिए और प्रदर्शित होने चाहिए। ODF एवं स्थायित्व शौचालय के निरंतर प्रयोग के लिए साबुन से हाथ धोना, कंपोस्ट पिट का निर्माण करना, उसका उपयोग करते हुए बायोडिग्रेडेबल कचरे, प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाए, सोप पिट के माध्यम से कैसे तरल अपशिष्ट प्रबंधन को किया जाए, ये सारे बिंदुओं पे बातचीत किया जाना चाहिए। तो कैसे हम सुरक्षित निपटान करें कचरे का, लोगों के लिए नुकसानदायक ना हो, यहाँ वहाँ कचरा ना फैले और बीमारियाँ उत्पन्न ना हो, ये सारे कोशिश इस ODF प्लस में की जाने लगी। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि ODF प्लस ग्राम वह है जहाँ शौचालय के साथ साथ ठोस और तरल कचरा प्रबंधन भी सुव्यवस्थित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के घटक क्या हैं? इसके घटक ये हैं कि व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण जो नहीं हुआ है, यदि कोई नए परिवार हैं अभी जो निर्मित हुए हैं, यानी शादी, नए लोगों की नए परिवार निर्मित हुए शादी के बाद, और परिवार जो संयुक्त परिवार थे उनमें से शादी होने के बाद नए तरीके से लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया जाना चाहिए। उनसे आवेदन स्वीकृत किए जाएँ और इन्हें
स्वीकार करने के उपरांत जो प्रोत्साहन राशि जाना है वह दिया जाए और उसे दिया जाकर शौचालय निर्माण की बातचीत की जाए। शौचालयों की मरम्मत के लिए जो बात रेट्रोफिटिंग की है, उसे जो दरवाज़ा टूटा है, हैंडल टूटा है, पाइपलाइन टूटी है, कहीं नल कहीं से लीकेज है, तो उसका जो है शौचालयों में वॉश बेसिन में कहीं नल लीकेज तो नहीं है, टंकी में कोई नल लीकेज तो नहीं है, दरवाज़ा नीचे से कोई जंग खाकर खराब तो नहीं हुआ है। ऐसे रेट्रोफिटिंग के कार्यों की भी बातचीत जो है ध्यान रखने की है इसमें घटक। और ठोस एवं कचरा, जो हमने पहले भी चर्चा की, ठोस एवं कचरे प्रबंधन की बातचीत जो की, वो बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन की बातचीत की, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की बात की, गंदले यानी गंदा पानी जो है उसको नहाने से निकलने वाला पानी, ये मली कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग और गोबरधन की जो हमने चर्चा अभी शेष थी कि गोबरधन यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इसका जो फुल फॉर्म है। तो इसके लिए कम से कम एक ब्लॉक में 10 गोबरधन परियोजनाएं चलाने का प्रावधान है। तो पंचायतों को यह कोशिश करनी चाहिए कि कैसे वो मिलके एक ब्लॉक में इसे कहाँ पर बनाया जा सकता है, कहाँ गोबर की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, उसे कैसे बायोगैस में बनाकर स्लरी तैयार करके गोबर की खाद भी गाय से निकलने वाले जो गोबर है, गोबर की जो खाद हम खेतों को पहुंचा सकें और उससे निकलने वाली जो गैस है बायोगैस जो हम तैयार कर सकें। और बायोगैस तैयार करने के उपरांत एक संयंत्र को तैयार करके लोगों के घरों तक हम लोगों को ऊर्जा का संचार दे सकें, लोगों को ऊर्जा के रूप में इसे प्रयोग कर सकें और इसे कहीं यदि ले जाने की व्यवस्था हो तो वह भी कोशिश की जाए। और पाइपलाइन के माध्यम से लोगों को आसपास घरों में भी पहुंचाकर बायोगैस के माध्यम से घर में गैस चूल्हे जलाने के लिए, किसी और फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए यह ऊर्जा प्रदान की जा सके, ऐसा प्रयास करने के लिए भी यह गोबरधन प्रोजेक्ट को भी चालू किया गया है। तो ये कुछ घटक हैं जो हमने समझे हैं और इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बातचीत हमने की है। और IEC संदेशों की भी बातचीत हमने की थी। स्रोत पर कचरा पृथक्करण की बात हमने अभी करी और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में हमने 4R की बात करी, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिफ्यूज़ की बात की। गंदे जल का प्रबंधन यानी हमने जो स्रोत पर सोक पिट्स बनाए जाएं जहां कचरा गंदा पानी निकल रहा है वहीं पर, और उसे स्वच्छ पानी बाहर निकलने पर उसे पौधों में पहुंचाने की बात की। लीच पिट्स कचरा स्थिरीकरण की बातचीत भी हमने समझी। बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन, गीले कचरे कंपोस्ट पिट, बायोगैस संयंत्र की तकनीक बनाने की भी हमने बातचीत करी है कि ये जो कंपोस्ट जो केंचुआ खाद भी है जो है नाडेप में बना सकते हैं। केंचुए को डालकर अलग अलग परत गोबर की, फिर पत्तियों की, इस प्रकार से अलग अलग परत पानी और शेड में उसे छायादार एरिया में बनाकर उसे रखें तो हम जो है नाडेप का प्रयोग करते हुए, सही प्रयोग करते हुए अपने पंचायत क्षेत्र में खाद का निर्माण कर सकते हैं, कंपोस्ट का भी निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से गीले कचरे और बायोडिग्रेडेबल कचरे का सही तरीके से हम उचित निपटान कर सकते हैं इन नई नई तकनीकों के साथ। अब मली कचरा, 2 गड्ढे वाले शौचालय का प्रयोग, खाली करने के प्रबंधन के तरीके भी सिखाए जाने चाहिए। मरम्मत शौचालयों की भी की जानी चाहिए। मासिक धर्म से संबंधित कचरा जो है उसके संबंधित कचरे का निपटान और महिलाओं में यह जागरूकता की उसके विकल्प के रूप में कप का जो प्रयोग आजकल चल रहा है उसमें जागरूकता फैलाने की बातचीत भी की जा सकती है। स्वच्छता संवर्धन के लिए पेयजल का उचित रखरखाव किया जाना है। जहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं, हैंडपंप और कुएँ हैं और वहाँ पर स्वच्छता विशेष रूप से मेंटेन किए जाएँ। नल जल की योजनाएं जहाँ हैं, जहाँ बोरिंग से पानी आ रहा है या कहीं तालाब से पानी को हम टंकी पर पहुँचाकर लिफ्ट करके और पूरे पंचायत एरिया में ले जा रहे हैं, तो ऐसे जलाशयों पर जल के स्रोत हैं जहाँ पेयजल की व्यवस्थाएं, वहाँ स्वच्छता को बराबर मेंटेन किया जाए, उचित रखरखाव उनका ध्यान रखा जाए। शौचालय के बाद, शौच जाने के बाद और खाने के पूर्व में जो है हाथ धोने की आदत को हमेशा लोगों में शामिल किया जाए। जो उसके पूरे स्टेप्स हैं, किस प्रकार से SUMAN के नाम से जो है हमने उसको जाना है, उसको किस प्रकार से हाथ धोने का जो स्टेप्स है, ऐसे करके पूरा जो है स्टेप पूरा और ऐसे ऐसे करके पूरा धोने की जो स्टेप्स हैं पूरा धोते हुए और पूरा स्टेप्स को फॉलो करना है और फिर उसके बाद धोना है। ये सारे जो स्टेप्स हैं अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग के ये ध्यान रखने हैं। और छींकने के पहले, खांसने के पहले जो हमें रुमाल से ध्यान रखना है, किसी को गंदगी ना आए, मुंह ढक के रखना है। जो हमने कोविड के दौरान जो हमने निर्देश का पालन किया था वह पालन करना है, कचरा ना फैले और सार्वजनिक स्थानों पर हमें थूकने से बचना चाहिए। जो हमने कोविड के दौरान कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखा था वही बातचीतें जो हैं हमें अभी भी ध्यान रखनी होगी। और SBMG ग्रामीण के जो मार्गदर्शन सिद्धांतों की बात की जाए तो यह सुनिश्चित करना होगा कि शौचालय की सुविधा हर कोई के पास हो और कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार ना शेष रह जाए। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर पर परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए। उसे वित्त पोषण जो शासन के द्वारा किया जाना वह भी होता रहे और लोगों को जो है जो ज़रूरत के लिए जो राशि, प्रोत्साहन राशि मिल रही है वो समय पर मिल जाए ताकि वो अपनी निर्माण कर सके व्यक्तिगत शौचालयों का। या यदि पंचायतों को कोई ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इकाई लगानी है
कोई इंसिनरेटर लगाना है, ताकि उसके प्रबंधन के लिए गाड़ी, कचरा गाड़ी ढुलाई के लिए लगानी है, तो इस सारे की व्यवस्थाएं स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से कैसे मिलेंगी। जब वो जीपीडीपी में इसका प्लान बनाएंगे तो वो वहाँ पर मिलेगी। और जीपीडीपी ग्राम पंचायत विकास योजना जब तैयार की जाती है तो उसके बिंदु में हम जब देखेंगे एक क्लीन एंड ग्रीन विलेज भी है, हमारा थीम है। तो जो थीम बेस्ड हम यदि काम करते हैं, जब हमारी पंचायतें थीम बेस्ड जो एक्टिविटी लेती हैं और ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जो है थीम का संकल्प लेती हैं, ग्राम सभा में जाने के बाद संकल्प लेती हैं और एक थीम ज़रूर जो लेती हैं कि हमारी थीम इस प्रकार से वे चुनती हैं कि जो पंचायतों में गैप है उसको आइडेंटिफाई करके कि पंचायतों में क्या कमियां हैं, उसके प्रकार से 9 थीम्स जो सतत विकास के लक्ष्यों को स्थानीयकरण के लिए 17 गोल्स बनाए गए हैं और उस 17 गोल्स को ही परिवर्तित करते हुए स्थानीयकरण करते हुए जो 9 थीम्स में बात रखी गई है, विभिन्न 9 थीम्स हैं। गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका उन्नत पंचायतें, जल की प्रचुरता वाली गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाले गांव, बाल हितैषी पंचायत, महिला हितैषी पंचायतें, सुशासन वाला गांव और सामाजिक रूप से सुरक्षित और स्वस्थ गांव, स्वच्छ एवं हरित पंचायतें। ऐसे जो 9 थीम्स हैं, इन 9 थीम्स के अंतर्गत उन्हें कौन सी थीम अपनी पंचायतों में कमी दिख रही है, उस कमियों को देखते हुए उस थीम का सिलेक्ट करते हुए चुनाव करते हुए और ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अंतर्गत जो पंचायतें अपना थीम चुनेंगी और थीम चुनने के उपरांत जो है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या कार्य योजना तैयार करेंगी, यह उन्हें करना है। तो उसके लिए राशि जो है उन्हें पोर्टल पर प्रदर्शित होती है। जब वो स्वयं का खुद की आय से भी यह कार्य कर सकते हैं और शासन के द्वारा जो उसमें राशि प्रदर्शित होती है थीम लेने के बाद जो वे कार्य वहाँ से कर सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि कैसे थीम बेस्ड जब हम काम लेती हैं पंचायतें, तो वहाँ पर उन्हें निर्माण करने के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो इकाई लगानी है या कुछ तरीका अपनाना है पंचायतों को कचरे का सुरक्षित निपटान करने के लिए, क्या कचरा गाड़ी का प्रबंध करना है या उसे कोई इंसिनरेटर लगाना है, मशीन तैयार करना है, कोई ऐसा जो पंचायत का जो कचरा निकल रहा है उसे सुरक्षित निपटान के लिए क्या किया जाना है, वो इकाई निर्मित करनी है। तो सारी व्यवस्थाएं वहाँ से संकल्प लेके और थीम बेस्ड कार्य वहाँ पर एक्टिविटी लेके वो कर सकते हैं। इस प्रकार की वित्त पोषित सारी जो कार्यक्रम हैं उनमें पंचायतों को और भी मदद किए जाने की आवश्यकता है। यदि कहीं कार्य रुक रहा है तो जो है वो शासन के द्वारा जो जनपद से जिले से वो सारी कठिनाइयों को पंचायतों को दूर करते हुए उसे शामिल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए। तो परिसंपत्तियों का निर्माण जो है पंचायतें इस तरह से कर सकती हैं, जो भी अपने आसपास के एरिया में कुछ निर्माण करना है या गोवर्धन से जो है किसी गोवर्धन संयंत्र को बनाना है या बायोडिग्रेडेबल कचरे को उचित निपटान करने के लिए कुछ तरीका अपनाना है, ये सारी चीज़ें ग्रामों में ठोस एवं कचरा प्रबंधन के लिए पूर्व से उपलब्ध यदि कोई संसाधन है, कोई पहले से बने हुआ कोई अधोसंरचनाएँ हैं यदि है, उसे कैसे सुदृढ़ करना है या उसे उस एरिया में जो सभी लोग एकत्रित कर रहे हैं कचरा वहीं पर यदि लोग फेंक रहे हैं तो वहाँ पर कैसे मशीन लगाई जाए, वहाँ उस ढेर को कैसे पृथक्करण के लिए व्यवस्थाएं उत्पन्न की जाएँ, कैसे लोग लगाए जाएँ, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, किस स्व सहायता समूह के माध्यम से उसे किया जा सकता है, कैसे स्व सहायता समूह के बीच में जाकर कोई यदि उस प्लांट को तैयार करने के लिए एग्री है, कोई मशीन लगाने के लिए समूह यदि लोन लेकर तैयार है करने, तो यदि पंचायत उसे मदद करती हैं तो इस तरह से कुछ अभिसरण एसएचजी और पंचायतों के बीच में होते हुए भी यह कार्य हो सकता है। यथोचित उसका उपयोग करते हुए उसे मेंटेन किया जा सकता है। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए पुनः उपयोग की पद्धतियाँ अपनानी होगी। कैसे उसे पुनर्उपयोग करने की पद्धतियाँ हैं, यदि कोई ठोस कचरा है जिसे हम परिवर्तित कर सकते हैं ऊर्जा में और उसे खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, फिर उसे खेतों में पहुंचा के ऊर्जा यदि हम ले सकते हैं, उसे कैसे निपटान करेंगे खाद में परिवर्तित करके, ये सारी चीज़ें भी हैं जो हमें या पानी है, यदि गंदा पानी है, तरल अपशिष्ट है, उसे हम गंदे पानी को कैसे पुनर्उपयोग के लिए कर सकते हैं, उसकी पद्धतियाँ क्या होंगी। डीवार्ट्स नाम की पद्धतियाँ हैं, अलग अलग टेक्निकल पद्धतियाँ जो तैयार की गई हैं वो उनका उपयोग किया जा सकता है। कैसे अपनाएंगे, यह चर्चाएँ जो है मुख्य बिंदु हैं इसके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। अन्य योजनाओं के साथ कैसे इसकी अभिसरण किया जा सकता है और विभिन्न अलग अलग योजनाएं जो शासन की हैं उसमें वित्तीय प्रावधान मनरेगा है, उसके साथ कैसे हमें उसे अभिसरण किया जा सकता है और पंचायतें कैसे विभिन्न अलग अलग योजनाओं की पीएम आवास की योजनाएं हैं तो उसके साथ कैसे किसी को पीएम आवास दिया जा रहा है तो शौचालय का भी लाभ दिया जाए, कैसे उसे जोड़कर अभिसरण किया जाए, उन्हें वहाँ पर नर्सरी लगाने की भी व्यवस्था कही जाए उन्हें और जागरूकता भी दी जाए और कहे जाए कि कैसे यदि आपको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है तो आपको यह सभी सुरक्षा अपने आसपास मकानों में मेंटेन यानी सुरक्षित व्यवहार भी रखना है, शौचालय का उपयोग भी करना है और साफ़ सफाई भी मेंटेन करनी, तभी आपको आवास दिया जाएगा। इस प्रकार के अभिसरण के साथ और सोच के साथ लोगों को भी जागरूक किया जा सकता है। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के व्यावसायिक मॉडल कौन से हो सकते हैं और इसे सतत राजस्व मॉडल में निर्मित कैसे करना है। यदि हम ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई इकाई लगाई है, उसे हम किसी मशीन में लगा रहे हैं इंसिनरेटर में,
तो उसे जला रहे हैं। जलाने के बाद यदि उससे कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है या कोई गैस निकल रही है, जैसे गोवर्धन से हम संचालित करते हैं, गोवर्धन लगाने के बाद हमें यदि ऐसा लग रहा है कि उससे हम फ़िल्टर करने के बाद कुछ मीथेन गैस में या ऐसी कोई एलपीजी गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे भर के सिलेंडर में, या सीएनजी बनाकर उसे गाड़ियों के वाहन के उपयोग में उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे व्यावसायिक मॉडल के बड़े उपयोग के लिए भी सोचा जाना चाहिए। और यदि बृहद स्तर पर यदि ऐसी कुछ चीज़ें हैं, अपने आसपास बहुत ज़्यादा उपलब्धता है गोबर के खाद की, तो ज़रूर गोबर की उपलब्धता है तो गोबर ऐसे संयंत्र लगा के ऐसे बड़े व्यावसायिक मॉडलों की भी तरफ बढ़ना चाहिए। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के संचालन रखरखाव के नियोजन के लिए अनिवार्य घटकों के रूप में भी शामिल करना चाहिए। पंचायतों को भी ये ध्यान देना होगा कि कैसे, और जिले को, जनपदों को भी, कि जनपद पंचायतों को भी, कि कैसे इसका सही संचालन रखरखाव किया जाए। जिले स्तर पर यदि कचरा प्रबंधन है तो उसका संचालन ठीक प्रकार से हो रहा है और रखरखाव ठीक से हो रहा है, इसका ध्यान रखना होगा। संचालन और रखरखाव के लिए कम लागत वाली जो है तकनीकें हैं उसको कैसे बनाई जाए, कैसे कम लागत वाली तकनीकों हैं उसे ही प्रोत्साहन दिया जाए, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी पे ही काम किया जाए। यह जो है बातचीतें ध्यान रखने योग्य हैं। प्रभावी क्लस्टरिंग विकेंद्रीकृत संचालन के लिए अधिक आर्थिक दक्षता प्राप्त करना, अच्छे से कार्य कर सकें उसके लिए अच्छे ट्रेनिंग की यदि ज़रूरत है, आर्थिक दक्षता की ज़रूरत है, कहीं से राशि कम पड़ रही है तो एसबीएम से, तो किसी और योजना से उसे लिया जा सकता है, अभिसरण करके किया जा सकता है। यह प्रभावी रूप से कैसे किया जाए, यह भी एक मुख्य बिंदु है। और राज्य एवं जिलों को कचरा प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय तकनीकों को, क्षेत्रीय स्तर पर कैसे उन तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं और उपयोग की छूट कैसे मिलेगी, यह नदियों एवं जल निकायों के जो आसपास रहने वाले गाँव हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए। जैसे यदि नदी के आसपास या कोई ऐसे जल स्रोतों के पास जो है कोई गांव बसा हुआ, तो वहाँ से वाटर को कैसे लिफ्ट करके जल जीवन मिशन के साथ जोड़ते हुए, टंकियों का भरण करते हुए, और 4-5 आसपास की पंचायतें हैं उन्हें वाटर जो है पानी की सुरक्षित पेयजल की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मदद किया सके। और टंकियों को यदि निर्माण किया गया है तो उसे भरते हुए लोगों को कैसे मदद की जाए, यह कोशिश की जानी चाहिए। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि ग्राम स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे, जागरूकता और समुदाय की भूमिका बेहद अहम है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। आप जो ये ओडीएफ प्लस की जो कुछ उदीयमान, उज्ज्वल और उत्कृष्ट मॉडल भी हैं जिनके मापदंडों के अनुसार उन्हें किया जाना चाहिए। उदीयमान जो ऐसे परिवार शौचालय जहाँ उपलब्ध हैं, ऐसे गांव हैं वहाँ पर परिवारों के पास क्रियाशील शौचालय हैं, और आंगनवाड़ी पंचायतों में, घरों में क्रियाशील शौचालय उपलब्ध हैं। पुरुष महिलाओं के लिए अलग अलग पृथक शौचालय हैं, और ऑफिस यानी आंगनवाड़ी के ऑफिस, स्कूल हैं, ऐसे ऑफिस जो हैं, पंचायत भवन है वहाँ पर। और गांव के सभी संस्थाओं, घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वाली, तरल अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था हो, तो ऐसे उचित व्यवस्थाओं के साथ उदीयमान पंचायतें और उज्ज्वल पंचायतें और उत्कृष्ट पंचायतों के भी मापदंड की श्रेणियाँ भी तैयार की गई हैं ओडीएफ प्लस की श्रेणियों के अंतर्गत। और ओडीएफ स्थिरता को कैसे बनाया जाना है, उसके लिए यदि घरेलू शौचालय निर्माण नहीं है, कहीं कम है, कुछ शेष रह गए हैं, तो हर घर में नियमित रूप से उसका उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, यह देखने की बात है। ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त की जो स्थिरता की बात है उसको यदि मेंटेन करना है तो हमें देखना होगा कि घरेलू रूप से जो लोग शौचालय निर्माण किए हैं, क्या उसे अभी भी निर्माण करने ही के उपरांत उपयोग भी कर रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बाहर जा रहे हों, तो उसे वापस वैसे ही उपयोग करें। और हर घर में नियमित रूप से लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हों, और उपयोग करने के बाद उसे ठीक तरह से साफ स्वच्छ भी रख रहे हों। संस्थागत रूप से यदि कोई शौचालय निर्माण किया गया, आंगनवाड़ी केंद्र है, स्कूल भवन है, पंचायत भवन है, या वहाँ पर जो भी शौचालय निर्माण किए गए हैं वो स्वच्छता मेंटेन कर रहे हैं, और वहाँ पर उनका ठीक तरह से रखरखाव किया जा रहा है, नियमित रूप से लोग उसे उपयोग कर रहे हैं, और लोगों के लिए सुलभ रूप से वह उपलब्ध हैं, पानी भी उपलब्ध है, तभी संस्थागत रूप से वह उपस्थित हैं। लोग यदि राशन लेने आए हैं, लाइन में लगे हैं, वहाँ पर आने हैं और उन्हें कोई आवश्यकता है, पंचायत भवन में, आंगनवाड़ी में कहीं कोई कुछ लेने आए हैं, कुछ कार्य से आए हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें उन सारी व्यवस्थाओं को मिल सके। बस स्टॉप में यदि शौचालय का निर्माण किया गया है ना, तो वहाँ पर भी पानी की व्यवस्थाएं, स्वच्छता मेंटेन किया जा रहा हो और लोगों को स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्थाएं, फैसिलिटी मिल रही हो। सामुदायिक स्वच्छता आवश्यकता के अनुसार जो ठीक तरह से बनाया गया सामुदायिक रूप से, उसे भी मेंटेन किया जा रहा है स्वच्छता को। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में जो है बायोडिग्रेडेबल कचरा जो है संग्रह किया जा रहा है, तो उसे पृथक्करण भी स्रोत पर किया जा रहा है, जहाँ से निकल रहा है वहाँ लोगों को समझाइश दी जा रही है कि अलग अलग प्रकार से उसे पृथक्करण करके ही सौंपे, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग दिया जाए और खतरनाक अपशिष्ट को अलग तरीके से दिया जाए। कंपोस्ट पिट आदि में इसके सेग्रीगेट करते हुए कंपोस्ट पिट में उसे उस तरह उचित तरीके से नाड़े वगैरह में कंपोस्टिंग की तरह से उसे निपटान किया जा रहा है। प्लास्टिक कचरा यदि है तो उसे संग्रह करने के पूर्व पृथक्करण किया जा रहा है
और उसे निष्पादन ठीक प्रकार से और निष्पादन के साथ साथ निपटान भी किया जा रहा है कि नहीं, यह प्रक्रिया ध्यान रखने योग्य है। गोवर्धन पशु अपशिष्ट जो हमने बताया अभी, पशु अपशिष्ट की कृषि अपशिष्ट का जो प्रबंधन है उसको ठीक तरह से किया जा रहा है कि नहीं। तरल अपशिष्ट यानी ग्रे वाटर, घरों से निकलने वाला ग्रे वाटर है, उसे सुरक्षित निपटान किया जा रहा है कि नहीं, और सोख्ता गड्ढे बनाए हैं कि नहीं। मैजिक पिट, रसोई घर, WSP नाम की जो तकनीक है, सुरक्षित तरल अपशिष्ट को स्वच्छ करने की जो प्रोसेस है वह की जा रही है कि नहीं। यदि इस प्रोसेस के अलावा कोई दूसरी डिवॉट्स नाम की है तो क्या वह उपयोग की जा रही है। ऐसे किसी टेक्निकल तकनीकों से जिससे पानी को अलग अलग चरणों में गुजारते हुए हम उसे स्वच्छ करते हैं, पहले कोयला, फिर अलग अलग बड़े बोल्डर के साथ अलग अलग तरीके से हम उसे साफ़ कर रहे हैं, उसे गुजारते हुए कि नहीं, ऐसे मिट्टी में से, बालू में से, तो उसका पूरा गंदगी साफ़ हो जाए और फिर उसे सुरक्षित तरीके से सिंचाई के लिए, कहीं पौधों के लिए, नर्सरी के लिए उपयोग किया जा सके। रसोई से निकलने वाला पानी है और बाथरूम से निकलना जल है ना, नहाने से निकलने वाले, ये सारे जलों के स्वच्छ किए जाने के प्रोसेस की बात यहाँ पर की गई है। ब्लैक वाटर है सुरक्षित निपटान करने के लिए फॉरवर्ड लिंकेज, जैसे रेट्रोफिटिंग टॉयलेट्स का, सेप्टिक टैंक के साथ सोख्ता गड्ढा, और कैसे अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाए। सेप्टिक टैंक से निकलने वाला जो गंदा पानी है, जो गड्ढा है, और जो उसके अंदर से निकलने वाला जो गंदा पानी, क्या उसे ठीक तरह से फीकल स्लज जो है, उसे मल युक्त कीचड़ है, उसे कैसे 2 गड्ढे वाला या तो शौचालय का निर्माण किया जाए, या फिर यदि इसमें से निकलने वाला पानी है तो उसे कैसे स्वच्छता की ओर मोड़ा जाए, कैसे स्वच्छ किया जाए। ऐसा नहीं कहीं वो नाले से जुड़ते हुए सीधे नदी से जुड़ जाए, तो ऐसा कहीं ना हो, क्योंकि जल के नीचे जीने वाले जो जीवन है, जलीय जीवन है, वह भी कहीं ख़त्म नहीं होना चाहिए, उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से ब्लैक वाटर का भी सुरक्षित निपटान की बातचीत की गई। और इसके लिए IEC एक्टिविटी पे हमने बात की, और स्वच्छ भारत मिशन का जो पोर्टल है उसके अंतर्गत जो है अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के भी कुछ बिंदु वहाँ पर आपको मिलेंगे। यदि हम SBM का पोर्टल देखते हैं तो वहाँ पर अनुश्रवण के लिए कुछ बिंदु हैं, अगर आप उसमें अपने कमेंट्स देना चाहते हैं, कुछ बातचीत रखना चाहते हैं, कैसे उसे आपकी बात, कोई सुझाव है तो वह जोड़ने के लिए, तो वो भी SBM के घटक के अंतर्गत है, SBM ग्रामीण के अंदर, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, दे सकते हैं। अपनी पंचायतों को भी देख सकते हैं कैसे क्या क्या कार्य वहाँ पर हुए हैं। वित्तीय प्रावधान जो है कार्यक्रम, वित्तीय पोषण कैसे किए जा रहे हैं, और क्षमतावर्धन जो कार्यक्रम है लोगों की जो है कैसे बनाई जाए, कैसे क्षमताएँ कैसे विकसित की जाए, मजबूत किया जाए, वैसे चीज़ें देखने को मिलेंगी। और कैसे ट्रेनिंग जो है, लोगों को ट्रेनिंग से जोड़ा जाए, ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों में और जागरूकता बढ़ाई जाए। शासकीय कर्मचारी हैं, लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग की और आवश्यकता है, स्वच्छाग्रही हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, और उसके भी आगे कैसे उन्हें और बेहतर तरीके से ODF प्लस को समझाइश देते हुए अब जो अगला चरण है, हमें मॉडल, व्यावसायिक मॉडल के ऊपर बढ़ने की कोशिश की। क्या हम हमारा स्वच्छता जो एक बिंदु है, वो स्वच्छ भारत मिशन बनाने के बाद अब हम उसको एक आय का स्रोत भी लोगों को दे सकते हैं कि स्वच्छता से बातचीत करके। क्या स्वच्छ भारत मिशन के बाद हम ये बात निकल के नहीं आ सकती कि लोग उसका उपयोग करते हुए ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ें जहाँ से लोगों को कचरे से जो एक नया आय का स्रोत मिले, लोगों को रोज़गार भी मिले। ऐसी बातचीतें भी अब शुरू होनी चाहिए, और ये हो रही हैं। जो हमने आपको गोवर्धन बताया, ऐसे कई मॉडल अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर बनास नाम का एक जगह है गुजरात के, वहाँ पर जहाँ इस मॉडल को भी प्रयोग किया गया है, जहाँ अच्छे व्यावसायिक रूप में अब जो है लोगों को CNG बनाकर तैयार करके दिया जा रहा है। तो ऐसे भी कुछ मॉडल्स, व्यावसायिक मॉडल की भी कोशिश की जानी चाहिए। तो बहरहाल जो स्वच्छता है वो अगले चरण में जा रही है, जहाँ पर लोग अपने इसको स्वच्छता के साथ साथ रोजगार को भी एक नए रूप में देख रहे हैं। कई लोगों को यह देखा जा रहा है कि लोग अपने मोटरसाइकिल में ऐसी मशीन्स लगाकर साफ़ सफाई की तैयारियां कर रहे हैं। लोगों के फ़ोन कॉल्स आने पर लोग उसको अटेंड करते हैं और लोगों को जाकर लोगों की जो मदद करते हैं स्वच्छता मित्र के रूप में। और लोगों के यहाँ जो किसी तरह से बड़े बड़े शौचालय हैं या सामुदायिक शौचालय स्व व्यक्तिगत हैं, ऐसे फैक्ट्रियों में हैं, लोगों के वहाँ पर जाकर उसे स्वच्छ करने में उनके फीस के रूप में उनको एक नया रोज़गार का अवसर भी मिल रहा है। तो ऐसे एक स्वच्छता एक अच्छा उनका रोज़गार का सृजन भी करने की योग्य दिखने लगा है। अब कुछ वित्त पोषण की छोटी सी कुछ बातचीत कर लिया है। यदि गांव का आकार 5000 जनसंख्या तक है तो ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन 60 रुपये प्रति व्यक्ति तक की जा सकती है और ग्रे वाटर प्रबंधन में 280 प्रति व्यक्ति तक की जो की जा सकती है, ये प्रावधान है। 5000 से अधिक आबादी है यदि जनसंख्या की तो ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 45 रुपये प्रति व्यक्ति तक, ग्रे वाटर प्रबंधन में 660 रुपये प्रति व्यक्ति तक का जो है वित्तीय प्रावधान जो सहायता देने की बातचीत है। और जिला स्तरीय SL डेवलपमेंट गतिविधियों में प्लास्टिक आधारित इकाई यदि लगानी है तो प्रत्येक ब्लॉक में 16 लाख रुपए प्रति यूनिट तक की लगाई जा सकती है। मल कीचड़ प्रबंधन में 230 रुपये प्रति व्यक्ति तक की जो है तैयार की जा सकते हैं पूरा प्लागन। और गोवर्धन परियोजना जो है जिले में प्रत्येक जिले में 50 लाख रुपए तक की एक इकाई स्थापित की जा सकती है। इस प्रकार से जो है इसके वित्त पोषण कुछ बातचीतें हैं जो हमने आपसे की। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि ग्रामों को ODF प्लस श्रेणियों में बांटने के लिए स्पष्ट मापदंड और डिजिटल निगरानी प्रणाली तैयार की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर।
आगे बातचीत करें तो इसमें कुछ भारत सरकार द्वारा जो है कुछ कैंपेन स्वच्छता संवाद भी चलाए जाते हैं, स्वच्छता ही सेवा की बातचीत की जाती है। एसबीएम एकेडमी का भी एक अच्छा रोल है और सरपंच संवाद, ऐसे कुछ नाम आपको सुनने को मिलेंगे। तो कुछ पहल ODF प्लस घटकों के लिए जिला स्तरीय टूल किट और तकनीक मैनुअल का विकास भी किया गया, CSC का फंक्शनल असेसमेंट किया गया। हमने देखा एक स्वच्छता के लिए एक हमने पेपर में भी खबर पढ़ी थी सतना में, जिसमें एक मैहर जिले के आसपास एक 76 वर्षीय महिला जो है खुले में शौच के लिए गई थी, तो जो तालाब था वहाँ पर एक मगरमच्छ ने उन्हें ध्यान नहीं दिया और उसे घसीटते हुए ले गया। तो ऐसे खतरे भी जीवन के हो जाते हैं, ऐसा पेपर में भी खबर हमने पढ़ने को मिलती है। स्वच्छता का मेंटेन करना बहुत आवश्यकता है और ODF हमने जो बनाया है, ODF यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो हमने अचीव किया है ODF प्लस ने, ऐसे बड़ी बड़ी गलतियाँ लोगों की जान जोखिम में न डालें, इसलिए इसे मेंटेन किया जाना चाहिए। तो ऐसे अखबारों में घटनाएं अभी भी सुनने को मिल रही हैं, तो ऐसा ना हो। और हमने जो खबर पढ़ी थी ये 12 अगस्त 2024 पत्रिका के अखबार में पढ़ी थी कि इस प्रकार से 76 वर्षीय जो एक महिला है उसको एक मगरमच्छ घसीट के ले गया, एक पत्रिका में अखबार में आई थी, तो रामनगर थाने की चर्चाएं थी। तो ऐसा अब ना हो, इसलिए ODF प्लस जो है इस पर हमको लोगों को अभी भी कोशिश करनी चाहिए। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि सरकारी अभियानों, संवादों और सामुदायिक गतिविधियों के जरिए मिशन को जनभागीदारी से जोड़ा गया। अब बढ़ते हैं पाठ्यक्रम के समापन की ओर। क्या सीखा हमने? तो हम यह सीखे हैं इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से कि ODF की स्थिरता को मेंटेन करना है, उसके लिए निरंतर क्या क्या काम करने की आवश्यकता है सुनिश्चित किया जाना होगा। प्रत्येक परिवार से कोई शौचालय विहीन ना हो, उसे उपयोग कर रहा हो, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। ग्रामीण क्षेत्रों में ODF परिणामों की स्थिरता बनाए रखने के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था निर्मित करने के लिए अच्छा अवसर है और उस अवसर को मेंटेन किया जाना चाहिए, गाँव में निर्मित किया जाना चाहिए। SBM की अवधारणा के हिसाब से गहन अध्ययन किया जाना आवश्यक है कि कैसे अच्छे मॉडल्स तैयार किए जाएं, प्रभावी तरीके से ग्रामीण स्वच्छता का टिकाऊ सेवाएं प्रदान की जाएं और प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। ग्राम पंचायत सरपंच अध्यक्ष हितग्राही जो हैं सभी IEC गतिविधियों के द्वारा जो है कैसे क्षमतावर्धन लोगों का करें ट्रेनिंग माध्यम से और कैसे उसे ठीक तरह से लोगों को जानकारी और बेहतर तरीके से मिले। व्यावसायिक मॉडल कैसे तैयार किए जाएँ और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि वित्त पोषित व्यवस्थाएँ हैं तो उसमें कैसे लोगों को यूनिट्स लगाई जाएँ इकाई स्वच्छता के लिए। और कैसे गोवर्धन की भी हमने चर्चा की, गोवर्धन जो 50 लाख रुपए तक प्रत्येक जिले में यूनिट लगा के तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है सारी चर्चाएं हमने आज इस स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व में क्या हुआ, स्वच्छ भारत मिशन के चरण क्या थे, यानी अर्बन क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में कैसे किया जा रहा है विभागों द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे किया जा रहा है विभागों के द्वारा, यह सारी चर्चाएं हमने आज आपकी समक्ष रखी। कोई यदि सवाल है तो आप कर सकते हैं। और अंत में आशा है कि यह जानकारी आपकी बहुत उपयोगी रही होगी और इस उपयोगी सिद्ध होगी। इस विचार के साथ हमने आपके लिए अंत में एक प्रश्नोत्तरी का भी सेशन रखा है। उस प्रश्नोत्तरी को यदि आप जब सॉल्व करेंगे देंगे तो आपको एक प्रमाण पत्र अंत में प्राप्त होगा। उस प्रमाण पत्र के बाद जो है आप इस प्रशिक्षण को पूर्ण किए हैं, इस प्रमाण पत्र की आपको जानकारी मिलेगी और इसके लिए आपके सभी प्रशिक्षण ये पूरा जो हमने आज किया है ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप इस प्रश्नोत्तरी का उत्तर दीजिए और उस उत्तर देने के बाद जो है आप अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ्यक्रम की समाप्ति पर हमने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया है। आइए एक नजर डालते हैं उन प्रमुख बातों पर जो हमने सीखी हैं। स्वच्छ भारत मिशन एक ऐतिहासिक पहल है जो शौचालय निर्माण से आगे बढ़कर ODF प्लस ग्रामों के निर्माण पर केंद्रित है। SBMG2 का उद्देश्य केवल ढांचागत सुधार नहीं बल्कि स्वच्छता के व्यवहार को स्थायी रूप देना है। ODF प्लस ग्रामों की पहचान के लिए श्रेणियां और स्पष्ट मापदंड तय किए गए हैं। तकनीकी घटकों जैसे ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक और घरेलू शौचालयों की भूमिका अहम है। योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए निगरानी तंत्र, सामाजिक अंकेक्षण, IMIS डैशबोर्ड जैसे उपकरण उपयोग में लाए जा रहे हैं। IEC जागरूकता और समुदाय आधारित संवाद मिशन की आत्मा है जो इसे सिर्फ सरकारी योजना से जन आंदोलन में बदलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम मूल्यांकन या प्रश्नावली की ओर।